concept of Cold War. Now we are going to discuss the cause of the Cold War. कोल्ड वार जिसे हम उर्दू में सरद जंग के नाम से जानते हैं कि जिस टाइम पीरियड में हालात दो सुपर पावर्स के दरमियान कशीदा रहे, लेकिन कोई हॉट वार नहीं हुआ, कोई डायरेक्ट वार दो सुपर पावर्स के दरमियान नहीं हुई। एक तरफ से यूएस था और दूसरी तरफ से कम्युनिस्ट स्टेट्स थी लेड बाय सोवियत यूनियन जिसे हम कहते हैं। तो ये एरा असल में 1945 से 1919 तक का है, जब सोवियत डिसइंटीग्रेशन होती है, सोवियत यूनियन बिखर जाता है। वो कहलाया जाता है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। एक्चुअली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार और वी कैन से ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार कुछ आपस में जो एलाइज थे, जो एक्सिस पावर के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, लाइक सोवियत यूनियन, रशिया, यूएसए, ब्रिटेन, इनके दरमियान इत्तेहाद था। दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द एक्सिस पावर लाइक इटली, जापान एंड जर्मनी। तो उसी टाइम दोनों तरफ से कोशिश हुई कि अपने आप को एक्सर्ट करने की, अपने आप को दिखाने की, यूएस की तरफ से भी और यूएसएसआर की तरफ से भी। सुप्रीमेसी के लिए इसको हम कह सकते हैं वॉर फॉर द सुप्रीमेसी, वॉर फॉर द हेजेमोनी, वॉर फॉर द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं, लेकिन इसके मुख्तलिफ डायमेंशंस थे, कोई एक डायमेंशन नहीं था। लाइक पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस थे इसके। ये इसके रूट्स कुछ स्कॉलर्स ने ट्रेस किए हैं रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1970 से भी, कि उस वक़्त इसकी बुनियाद पड़ी है। द कोल्ड वार रेफर्स टू ए पीरियड ऑफ वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट। ये इस पूरे खित्ते में ईस्ट एंड वेस्ट जो उस वक़्त था, उस पूरे में ये वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट थी बिटवीन द सोवियत लेड कम्युनिस्ट स्टेट्स। एक तरफ से सोवियत से लीड की हुई कम्युनिस्ट स्टेट्स थी एंड ऑन द अदर हैंड यूएस लेड वेस्टर्न नेशंस, और दूसरी तरफ से यूएस से लीड कर रहा था वेस्टर्न नेशंस को, विच लास्टेड फ्रॉम 1945 to 1990। दिस कोल्ड वार conflict and struggle had a political, ideological, military and economic dimensions. It means that the relation between the East and the West are cooled, frozen, depressed, and like that it is not a hot war. ये हॉट नहीं थे रिलेशंस, बट फ्रोज़न थे, डिप्रेस्ड रिलेशन थे। एक तनाव था दोनों तरफ से, लेकिन कोई हॉट वार नहीं हुई। ऐसे मौके आए जहाँ कुछ जगहों पे कन्फ्लिक्ट्स हुई, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द वार, अगर हम क्लासिकल डेफिनेशन जंग की लें, द कोल्ड वार रिप्रेजेंट्स ए कन्फ्लिक्ट ऑफ वाइटल इंटरेस्ट। दोनों तरफ से इंटरेस्ट, मफाद जो था, इंटरेस्ट की लड़ाई थी ये, बट नेवर ए मिलिट्री वन। मिलिट्री वन इसको हम नहीं कह सकते हैं। द कोल्ड वार कैन बी डिफाइंड एज ए फंडामेंटल बैटल बिटवीन द इंटरेस्ट। तो कोल्ड वार डिफाइन की जा सकती है ये इंटरेस्ट के दरमियान। यूएसए का इंटरेस्ट था, वो चाहता था कि दुनिया में कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी इम्पोज हो। वो स्टेट्स जो नई एमर्ज हुई थी, जो कॉलोनीज के अंडर पहले थी, जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, उनमें उनको अपने दायरे में लाना चाहती थी, और सोवियत यूनियन अपनी तरफ उन्हें खींचना चाहता था। उनका इंटरेस्ट जो था वो कम्युनिज़म में था, सोशलिज़म में था। तो ये हम कह सकते हैं बैटल बिटवीन द इंटरेस्ट एंड आइडियाज़ दैट डज नॉट गो एज फार एज द क्लासिकल वार इज़ कंसर्न। अकॉर्डिंग टू एंड्रयू फॉन्टेन एक स्कॉलर हैं, कहते हैं द ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वार गो बैक टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कम्युनिज्म इन रशिया। जब से रशिया में कम्युनिज्म इस्टेब्लिश हुआ था, तो उसी टाइम से इसकी बुनियाद पड़ी थी कोल्ड वार की। बट द मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस कंसिडर्ड द स्टार्ट ऑफ वार टू बी शॉर्टली बिफोर और आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार।
लेकिन मेजॉरिटी स्कॉलर्स ये कहते हैं कि कोल्ड वार की शुरुआत, इसकी बुनियाद, इसकी जड़ हमें मिलती है या तो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही या इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वर्ल्ड स्ट्रक्चर जो था, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर जो था, दैट वाज डोमिनेटेड बाय टू सुपर पावर्स। बाईपोलरिटी वजूद में आई थी। तो बाईपोलरिटी में ये कोशिश थी दोनों तरफ से कि रिप्लेस कर दिया जाए एक को और यूनिपोलर वर्ल्ड बने, और बाद में वो हुआ 1990s में। तो दोनों तरफ से कोशिश थी, यूएसए की तरफ से भी और यूएसएसआर की तरफ से भी, कि बाईपोलर ऑर्डर को ख़त्म कर दें और एक ही हेजिमन दुनिया में रहे। सम अदर्स हिस्टोरियंस बिलीव दैट द कोल्ड वार begins in 1947 with Russia's attempt to replace the Germany and France as the strongest power in the Europe। कि कुछ कहते हैं कि 1947 में इसकी बुनियाद पड़ी है जब रशिया ने कोशिश की जर्मनी और फ्रांस को एज ए स्ट्रॉन्ग पावर यूरोप में हटाने की कोशिश की उस टाइम। द टर्म कोल्ड वार वाज फर्स्ट यूज इन द 14th सेंचुरी। कुछ लोगों का कहना है कि टर्म कोल्ड वार पहले टाइम इस्तेमाल हुई 14th सेंचुरी में बाय द प्रिंस ऑफ स्पेन के प्रिंस ने, जिसका नाम था जून मैनुअल, एंड देन यूज्ड इन अप्रैल 1947। और अप्रैल 1947 में इसे इस्तेमाल किया बाय सीनियर मेंबर ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अमेरिका। अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी का एक बहुत सीनियर मेंबर था बर्नार्ड ब्यूरिच, इसने इस्तेमाल किया। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि ये बर्नार्ड ब्यूरिच था कौन, और इसने इस्तेमाल किया। ये डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अमेरिका का एक मेंबर था। बिफोर एड्रेसिंग द साउथ कैरोलिना स्टेट असेंबली, जब वो एड्रेस कर रहा था, खिताब कर रहा था, ही वार्न दैट लेट अस नॉट गो एस्ट्रे, हमें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। वी आर इन द मिडल ऑफ द कोल्ड वार, आज हम कोल्ड वार में के मिडल में हैं, वस्त में हैं। लेटर इट वाज popularized by Walter Lippmann politically. He wrote a series of articles and books on the Cold War. वाल्टर लिपमैन ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी इस पे और आर्टिकल्स भी लिखे। अब हम शॉर्टली थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कॉज क्या क्या बने। द टू सुपर पावर्स यूएसए एंड यूएसएसआर कम्पीटेड फॉर द हेजीमनी। दोनों की कोशिश थी, जो मैंने पहले भी कहा कि हेजीमनी वो चाहते थे, वर्ल्ड डोमिनेशन चाहते थे, और दोनों चाहते थे कि मेरी ही डोमिनेशन रहे। एक को वन was trying to replace the second, first one was trying to replace the second, and second one was trying to replace the first one, चाहे वो आप यूएसए ले या यूएसएसआर ले। इन द डोमेन्स ऑफ इकोनॉमी में भी, साइंस में भी, एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री, हर हिसाब से वो हेजीमोनी चाहते थे। ईच साइड अडॉप्टेड ए पॉलिसी टू स्ट्रेंथ इटसेल्फ। दोनों साइड से पॉलिसीज ऐसे अडॉप्ट की गई जिसमें उन्होंने कोशिश की कि अपने आप को मजबूत करें, एंड वीकन द अदर, और दूसरे को कमज़ोर करें। फेलिंग शॉर्ट ऑफ एन एक्चुअल वार, लेकिन ये एक एक्चुअल वार से कम ही रहा, बल्कि एक्चुअल वार में ये टर्न नहीं हुआ। इट इज़ कॉल्ड एज ए कोल्ड वार बिकॉज यूएसए एंड यूएसएसआर डिड नॉट फाइट डायरेक्टली इन ए वार में, और दूसरे स्फीयर्स में डायरेक्टली यूएसए और यूएसएसआर ने फाइट नहीं किया। बाय डिप्लोमेसी और बाय प्रॉक्सी वार वो कुछ हुई, लेकिन डायरेक्टली दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नहीं आए। काज ऑफ द कोल्ड वार, तो काज इसकी हम शुरुआत करते हैं कि इसकी वजूहात क्या थी। जैसे हम किसी भी चीज़ का हमने देखना हो, जब कोई चीज़ वजूद में आती तो हम उसका काज देखते हैं। तो काज एंड इफेक्ट बड़ा पुराना कंसेप्ट रहा है कि कोई काज ही होता है जब उसका एक इफेक्ट होता है। जैसे इस नेचर का हम देखते हैं कि कोई काज है इसके पीछे, उस काज ने इस दुनिया को वजूद में लाया है। तो हम काज ढूंढते हैं कि कोल्ड वार का काज क्या था, क्या वजह हुई थी जिसकी वजह से कोल्ड वार शुरू हुई। एक एरा हिस्ट्री में आया है 1945 से 1990 तक का एरा, जिसमें भी रिलेशन बहुत सख्त बिगड़ते रहे, डिप्रेस रहे दो सुपर पावर्स के दरमियान। द फर्स्ट फेज ऑफ द कोल्ड वार बिगन इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार इन 1945। पहला फ्रेज कोल्ड वार का शुरू होता है साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के साथ ही, इन post second world war. The United States created the NATO military alliances in 1949. यूनाइटेड स्टेट ने क्रिएट की नेटो, जो आज भी दुनिया में तबाही का एक ज़रिया बनी हुई है, जो इस वक्त भी इसराइल की सपोर्ट कर रही है,
निहत्थे फ़लस्तीनियों को कत्ल कर रही है, शहीद कर रही है उनको। और आपने देखा होगा कि दुनिया में जितनी भी इस एरा में, इस टाइम में लड़ाइयाँ हुई, ये नेटो की ही इसमें बुनियाद डाली हुई है। चाहे आप इराक वार ले लें, लीबिया ले लें, आप दाइश का ले लें, वहाँ मिडल ईस्ट में जो वार हुई, जड़ें इन्हीं लोगों ने डाली हुई है, यूएसए एंड इसराइल। अफगान वार लीजिए, इसके पीछे सब नेटो ही है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री ब्लॉक था पूरा, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी। उस वक्त इसको वजूद में लाया था सोवियत यूनियन के खिलाफ। इन एप्रीहेंशन ऑफ सोवियत अटैक, उन्हें अंदेशा था कि सोवियत अटैक होगा, सोवियत यूनियन कब भी अटैक कर सकता है। तो उस अप्रीहेंशन में असल में अंदेशों से लोगों को धोखा देते हैं। अपने डिफेंस की बात करके इन्होंने हमेशा ऑफेंस किया हुआ है, ज़्यादातर इनकी हिस्ट्री यही रही है। ये जस्टिफाई डिफेंस को करते हैं, लेकिन करते मकसद होता है ऑफेंसिव वार करना दुनिया में, और डिफेंसिव वार के उस कवच में रहकर ये ऑफेंसिव वार लड़ते हैं। ये इन यूरोपियन पावर्स की आदत रही है। टर्म देयर ग्लोबल पॉलिसी अगेंस्ट सोवियत इन्फ्लुएंस कंटेनमेंट, तो वो अपनी पॉलिसी उन्होंने उसे टर्म किया कि हम सोवियत को कंटेन करना चाहते हैं, सोवियत को फैलना नहीं देना चाहते थे वो कम्युनिज़्म को। द सोवियत यूनियन फॉर्म द वारसा पैक्ट, तो इसके होते हुए जब देखा तो सोवियत यूनियन ने बाद में, तो इस वक्त इससे भी देखा जा सकता है कि पहला अटेम्प्ट उनके ही तरफ से था। तो सोवियत यूनियन ने वारसा पैक्ट बनाया 1955 में, इन रेस्पॉन्स टू नेटो, ये नेटो के रिस्पॉन्स में था। मेजर क्राइसिस ऑफ द फ्रेज इंक्लूडिंग द 1949 बर्लिन ब्लॉकेड जो था, 1927 टू 50 चाइनीज़ सिविल वार इसमें आता है, 1950 टू 1953 कोरियन वार, ये इवेंट्स मेजर हुए हैं उस टाइम में। तो एक काज और जो आगे है, तो आर्म्स रेस में इसमें शुरू हुई। मैं इसको साथ साथ चला रहा हूँ, काज भी और कुछ इवेंट्स भी डिस्कस कर रहा हूँ। द रेस ऑफ आर्मामेंट्स, हथियारों का बनना शुरू हो गया दोनों तरफ से, यूएसए की तरफ से भी और यूएसएसआर की तरफ से भी, एक दूसरे को पिछाड़ने के लिए। बिटवीन द टू सुपर पावर सर्व्ड अनदर काज, तो ये काज और बनता है आर्म्स रेस का फॉर द कोल्ड वार। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार सोवियत रशिया हैड इंक्रीज इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, उसने मिलिट्री स्ट्रेंथ इंक्रीज की, विच वाज थ्रेट टू द वेस्टर्न कंट्री, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को थ्रेट के तौर पे उन्हें महसूस होता था और था थ्रेट। सो अमेरिका स्टार्टेड टू मैन्युफैक्चर एटम बम, उसने एटम बम जस्टिफाई किया, बनाना शुरू कर दिया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से बड़ा मशहूर है। हाइड्रोजन बम एंड अदर डेडली वेपन्स, इसी चीज़ को कि हम डिटर कर रहे हैं, हम कंटेन कर रहे हैं सोवियत यूनियन को। और इसका अगला स्टेप लीजिए काज का, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी एक काज बना है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या था कि सोवियत यूनियन कम्युनिज्म को एडवोकेट करता था और यूएसए लिबरल डेमोक्रेसी को एडवोकेट कर रहा था और इकोनॉमिकली कैपिटलिज्म को सेपरेट करना चाहता था, और बाद में हुआ भी उसमें वो कामयाब। और वजह यह है कि इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी और कैपिटलिज्म काज है पूरी इस वक्त की, जो पूरी दुनिया में एक कन्फ्लिक्ट चल रही है, पूरी दुनिया में डिफरेंट फ्रेजेस में, या थर्ड वर्ल्ड वार चल रही है। अब वैसे कोई कहेगी कि थर्ड वर्ल्ड वार होगी, ये मुख्तलिफ फ्रेजेस में वो थर्ड वर्ल्ड वार ही चल रही है। इसका एक बहुत बड़ा काज ये भी है कि इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी, और जिसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी तबाह हुई, और 99% जो दुनिया के गरीब हैं उनकी तबाही का ज़रिया भी यही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, जिसमें हम सब लोग फंसे हुए हैं। द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस वाज अनदर काज फॉर द कोल्ड वार, आइडियोलॉजिकल आइडियाज़ में डिफरेंस, ये भी एक काज था कोल्ड वार का। व्हेन सोवियत रशिया सेपरेट कम्युनिज्म, जब सोवियत रशिया ने कम्युनिज्म को फैलाना शुरू कर दिया, बहुत सारी रियासतों में कम्युनिज्म फैला, एट दैट टाइम अमेरिका प्रोपोगेटेड द कैपिटलिज्म, तो अमेरिका ने कैपिटलिज्म को प्रोपोगेट किया, और फिर यही कैपिटलिज्म पूरी दुनिया की तबाही का जरिया बना। दिस प्रोपोगंडा अल्टीमेटली एक्सेलरेटेड द कोल्ड वार, इसी प्रोपोगंडा ने एक्सेलरेट किया कोल्ड वार को, तेज कर दिया। यूएसए ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बम, एक और काज। जर्मनी के बारे में उस वक़्त इनका था जो ये जो दो सिटीज़ थी, हिरोशिमा एंड नागासाकी,
इसके बारे में दोनों में एक था, क्योंकि एक एलाइज थे कि हम रशिया से था यूएसए का, अपना आपस में एक माहिदा था कि तुम कहाँ से जंग की में आओगे इसको हराने के लिए और मैं कहाँ से आऊँगा। लेकिन इन्फ्लुएंस करने के लिए, पूरे वर्ल्ड को डराने के लिए और सोवियत यूनियन को प्रेशराइज करने के लिए, उसे एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने के लिए उन्होंने पहले ही ड्रॉप कर दिया हिरोशिमा और नागासाकी, जो दो सिटीज़ थी। हालांकि जापान जो था ये जो एक्सिस पावर का हिस्सा था, ये पहले ही इसके अलावा भी सिलेंडर के लिए तैयार हो सकता था, लेकिन उसने ये तबाही की उस वक़्त। द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ अमेरिका वाज रिस्पॉन्सिबल, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो अमेरिका का था ये रिस्पॉन्सिबल था फॉर अनदर काज, फॉर ए कोल्ड वार। कोल्ड वार का एक काज ये भी है। आफ्टर द bombardment of America on Hiroshima and Nagasaki, Soviet got afraid for her existence। जब इसने हिरोशिमा और नागासाकी दो सिटीज़ पे बम्बारमेंट की, आइटम बम यूज़ किया, तो इस चीज़ ने डरा दिया, अपने वजूद का ख़तरा महसूस हुआ सोवियत यूनियन का। सो इट आल्सो फॉलोड द सेम पाथ, इसने भी वही रास्ता लिया। तो ये असल में ये उल्टा रास्ता जिस पर दुनिया बाद में चली, इस वक्त तकरीबन 8 या 9 न्यूक्लियर स्टेट्स थे। इसकी बुनियाद असल में इसी जो दुनिया का सबसे बड़ा दज्जाल जिसे हम कह सकते हैं यूएसए, इसने ही बुनियाद डाली। इसके पीछे पीछे बाकी मुल्कों ने इसको फॉलो किया। सो इट आल्सो फॉलोड द सेम पाथ टू कम्बैट द अमेरिका, अमेरिका को कंटेन करने के लिए, कम्बैट करने के लिए यही काम फिर रशिया ने भी किया, उन्होंने भी आइटम बम बनाया। दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ द कोल्ड वार। तो ये भी एक कोल्ड वार की बुनियाद यहाँ से भी पड़ती है। फर्दर इसमें रूल ऑफ ओल्ड सस्पिशंस, जो पुरानी शक व शुबहात आपस में थे। रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1970 जो है ये भी एक काज बनता है कोल्ड वार का। आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1970s, कैपिटलिस्ट स्टेट्स वाज डिसट्रस्टफुल ऑफ यूएसएसआर। कैपिटलिस्ट स्टेट जो थी वो डिससेटिस्फाइड थी, डिसट्रस्टफुल थी ऑफ यूएसएसआर से। ड्यूरिंग द रशियन सिविल वार ऑफ 1918 and 20, the Western powers USA, France and Japan sent troops to fight on the side of the Whites। Whites की साइड्स पे लड़ने के लिए उन्होंने भेजा। मेंशिक्स सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज पार्टी रेड्स अगेंस्ट द बोल्शेविक्स। क्लास इंटरेस्ट जो था, वर्कर्स सपोर्टेड द कम्युनिज्म, उन्होंने कम्युनिज्म को सपोर्ट किया। वाइल द प्रॉपर्टेट्स, जो सरमायादार लोग थे, प्रॉपर्टी वाले लोग थे, उन्होंने कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया। तो ये भी एक बुनियाद बनी कोल्ड वार के काज में, ये भी आप इसको ऐड कर सकते हो। देन कम्स द अनदर अप्रोच दैट्स कॉल्ड ए डिफेंसिव अप्रोच। टू वे अप्रोच थी जिसको हम कह सकते हैं डिफेंसिव अप्रोच। इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। द इंटेंशन वाज टू प्रिजर्व वंस ओन सिस्टम। इसमें क्या था डिफेंसिव अप्रोच में कि दोनों तरफ से कोशिश थी अपने सिस्टम को बचाने की, प्रिजर्व की। दोनों को एक दूसरे से अंदेशा था, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म एंड वंस फ्रंटियर, और अपनी सरहदों को बचाने का। द टू सुपर पावर्स ट्राइड टू क्रिएट एज मैनी बफर कैपिटल्स कम्युनिस्ट स्टेट्स, उन्होंने बफर्स बीच में स्टेट्स बनाने की कोशिश की एज पॉसिबल इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कि वो चाहते थे अपने अपने सिस्टम को प्रिजर्व करना, बचाना। फिर आता है रूल ऑफ लीडर्स। लीडर्स का भी रूल था जिन्होंने भी इसमें आगे आप कह सकते हैं योगदान दिया कोल्ड वॉर को बढ़ाने में। स्टैलिन ट्राइड टू ऑक्यूपाई एज मच टेरिटरी एज पॉसिबल इन फिनलैंड, पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया एंड जर्मनी। स्टैलिन जो था, रशिया का लीडर जो था, उसने कोशिश की टेरिटरीज को ग्रैब करने की, हड़पने की, जितना उससे पॉसिबल हुआ फिनलैंड में, पोलैंड में, रोमानिया में, चेकोस्लोवाकिया एंड जर्मनी में ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। वाइल द ट्रू मैन वॉज मोर सस्पिशियस ऑफ यूएसएसआर। तो दूसरी तरफ से देखेंगे ट्रूमैन जो यूएसएसआर का, उसको एक अंदेशा था। रूजवेल्ट गिवे आर्म्स, रॉ मटेरियल दिया रूजवेल्ट ने, फूड सप्लाईज टू द यूएसएसआर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंडर द लैंड लीज एक्ट ऑफ 1941। इस लैंड लीज एक्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे, ये क्या था। फियर ऑफ डोमिनो इफेक्ट, ये भी एक कंसेप्ट है कि इसका एक डर था। द लीडर ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्री फियर्ड कम्युनिज्म, उन्हें कम्युनिज्म का अंदेशा था, डर था कि पूरी दुनिया में कहीं कम्युनिज्म ना फैल जाए। यूएस प्रेसिडेंट इशनहावर फियर्ड ए डोमिनो
effect whereby one country was allowed to become a communist. अगर एक कंट्री, डोमिनो इफेक्ट इसको कहते हैं, अगर एक कंट्री को अलो किया जाए कि वो कम्युनिस्ट स्टेट बन जाए, तो नेबर उसका जो है उसको फॉलो करेगा, उस सूट पे चल जाएगा, अलो टू बिकम द कम्युनिस्ट, देन द नेबरिंग कंट्रीज वुड सोन फॉलो द सूट। तो इसी रास्ते पे नेबरिंग कंट्रीज भी चलना शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए भी यूएसए ने कोशिश भरपूर की। ड्यू टू दिस यूएस फॉट वियतनाम वार, यूएस ने फिर वियतनाम वार जंग की 1961 एंड 1975 तक रही है। बिकॉज आफ्टर द चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, चाइना भी बन चुका था कम्युनिस्ट स्टेट और नॉर्थ कोरिया, ये डर था कि वियतनाम भी कम्युनिस्ट स्टेट बनेगा, वुड हैव पुट जापान अंडर द थ्रेट ऑफ कम्युनिज्म। वियतनाम के बाद जापान का भी अंदेशा था कि ये कम्युनिज्म के अंडर जाएगा। यूनाइटेड स्टेट काउंटर सोवियत एक्सपेंशन, ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया कंटेनमेंट की पॉलिसी में कि इसको रोका जाए, रोकने की कोशिश की दोनों तरफ से। तो फिर कुछ डॉक्ट्रिन्स भी, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन पॉलिसी दैट प्लेजेस अमेरिका सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसीज अगेंस्ट द अथॉरिटेरियन थ्रेट, फॉरेन एड 400 मिलियन वाज गिवन टू द तुर्की को दी गई, एंड ग्रीस। ट्रूमैन वांटेड नेशंस टू रिजेक्ट द कम्युनिज्म, तो ट्रूमैन चाहता था कि वो रिजेक्ट करे, लोग जो हैं, जो कंट्रीज़ इस तरफ जा रही हैं कम्युनिज्म की तरफ, उसको वो रिजेक्ट करें, इसलिए उनको वो एड दे रहा था अंडर ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। तो दूसरी तरफ से इन्होंने मार्शल प्लान शुरू कर दिया इसके अगेंस्ट असिस्टेंस पॉलिसी। इन जून 1947 यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जॉर्ज मार्शल proposed that the America give aid to any European country that need। अमेरिका देगा, एड देगा किसी भी यूरोपियन कंट्री को जिसको ज़रूरत होगी, फूड, मशीन एंड अदर्स। व्हेन द कम्युनिस्ट सीज द पावर इन चेकोस्लोवाकिया, कांग्रेस इमीडिएटली अप्रूव्ड द मार्शल प्लान। तो यहाँ तक हमने इसको डिस्कस कर लिया, आगे हम इसको फिर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना मेरे ख्याल में काफ़ी है। सो थैंक यू।